चलिए, तो आज की डेट है, मैम प्लीज अपनी कॉपी में डेट लिखें। आज की डेट है 18th ऑफ अप्रैल, 18 अप्रैल 2025 आज की डेट है। और आज की डेट में हम पहुंच चुके हैं नेशनल इनकम के, मैम प्लीज मेंशन करें अपनी कॉपी में, पार्ट 4 पे। पार्ट 4 का मतलब यह है कि इस पूरे यूनिट को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 6 पार्ट्स में हम चौथे पार्ट पे पहुंच चुके हैं। और ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं उन सभी मेथड्स के बारे में जो नेशनल इनकम में आते हैं और हम उनका इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इस पूरी स्लाइड में या जो टॉपिक्स हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करने वाले हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट @MP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के बारे में, वैल्यू एडेड मेथड के बारे में, डबल काउंटिंग के बारे में, या इस तरीके के और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। मगर सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? प्लीज अपनी कॉपी में पहली हेडिंग लिखें। आज की क्लास का पहला टॉपिक जो होने वाला है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये जो टॉपिक है ये आज की क्लास का पहला टॉपिक है और हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम के बारे में, यानी कि नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने मेथड्स हैं, ये हमें आज कॉपी में लिख लेना चाहिए। देखिए, नेशनल इनकम को मेजर करने का या कैलकुलेट करने का सबसे पहला जो मेथड आता है वो मेथड आता है वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि सबसे पहला मेथड। ये नाम आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखना चाहिए कि नेशनल इनकम को मेजर करने का सबसे पहला मेथड आता है वैल्यू एडेड मेथड। उसके बाद जो दूसरा मेथड आता है उसको हम बोलते हैं इनकम मेथड, और जो तीसरा मेथड आता है उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि नेशनल इनकम को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे सिलेबस में कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड हैं। पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपनी कॉपी में तीनों मेथड्स के नाम लिखो। पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड्स के नाम कॉपी में लिखो। डन, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं दोबारा याद दिला देता हूं, आई बिलीव याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं दोबारा याद दिला देता हूं। देखिए, 90% न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो उसमें एक चीज पे एग्जामिनर हमेशा फोकस करता है कि आप नेशनल इनकम निकालिए। यानी कि 90% जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसमें हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। ठीक है। अब जो नेशनल इनकम है, ये बात मैंने पहले भी कहा था मगर एक बार फिर से कह देता हूं, नेशनल इनकम अगर एग्जामिनर निकालने को कह रहा है इसका मतलब हमें क्या निकालना है? NNPFC। यानी कि NNPFC ये क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। तो अगर एग्जामिनर हमें नेशनल इनकम निकालने को कह रहा है, शर्मा जी सामने देखिए, तो हमें क्या निकालने को कह रहा है? नेशनल इनकम, यानी NNPFC। अब NNPFC क्या होता है? नेशनल इनकम है। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों मेथड से, मतलब वैल्यू एडेड मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से, दूसरा इनकम मेथड से, इनकम मेथड से, और तीसरा हमारा क्या हो गया? एक्सपेंडिचर मेथड से। यानी कि इन तीनों मेथड से हम क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम। ठीक है। और हर साल पेपर में इन तीनों टॉपिक्स पे, चाहे वैल्यू एडेड हो, चाहे इनकम हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। यानी कि ये ऐसा हो सकता है कि इनकम एक्सपेंडिचर पूछ लिया, ऐसा हो सकता है वैल्यू एडेड पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो हर साल जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो आता ही आता है
तो हमें इसके फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि कैसे हम इनको यूज करें। मगर सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि यहां पर हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हमें फॉर्मूला याद है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के पहले मेथड के बारे में। तो कॉपी में लिखिए वैल्यू एडेड मेथड। पहला मेथड होने वाला है जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। चलो, अब यहां पर मैं पहले शर्मा जी एक एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, आपको यहां पे ध्यान देना है। जब मैं बोलूंगा तभी कॉपी में नोट करना है। आप अपनी कॉपी में सिर्फ हेडिंग लिख लें वैल्यू एडेड मेथड, ये हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि इस मेथड से न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे होंगे, ठीक है। चलो, अब वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहला स्टेप है, और हमें स्टेप में क्वेश्चन करना होता है क्योंकि सीबीएसई में हमें स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, तो हमें हर स्टेप करना होगा नेशनल इनकम को निकालने के लिए। तो पहला स्टेप होगा जहां पर हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो हमें न्यूमेरिकल में देखना होगा कि क्या हमें सेल्स दिया है, और अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया है तो उसमें प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर हम ये पहला स्टेप कर लेंगे तो फिर होगा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप पे हम निकालते हैं GVAMP। GVAMP को आप वैल्यू एडेड भी कह सकती हैं, दोनों का मतलब सेम है। कई बार एग्जामिनर वैल्यू एडेड लिखता है, कैलकुलेट वैल्यू एडेड, और कई बार लिखता है GVAMP। तो GVAMP और वैल्यू एडेड का मतलब सेम है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर जो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला है उसमें से हमें माइनस करना होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सेकंड स्टेप आ गया। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर हमने पहले स्टेप पे वैल्यू ऑफ आउटपुट ठीक नहीं निकाला तो क्या हमारा वैल्यू एडेड ठीक आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर से आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू ली है। तो इसीलिए अगर पहला स्टेप गलत हो गया तो दूसरा स्टेप ठीक नहीं होगा, और दूसरा ठीक नहीं है तो तीसरा और चौथा पांचवा भी ठीक नहीं होगा। तो यहां पर यह बहुत मैटर करता है कि हमने पहला स्टेप ठीक से किया है कि नहीं किया है, दूसरा स्टेप किया है कि नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरे स्टेप पर हम निकालते हैं NVAMP। अब NVAMP नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने जो ऊपर निकाला है GVAMP। N क्या है, नेट, G क्या है, ग्रॉस। तो नेट और ग्रॉस का जो फर्क है वो क्या है, डेप्रीशिएशन। इसका मतलब अगर हम यहां पर डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NVAMP। आगे बढ़ते हैं, चौथा स्टेप जिसको हम कहते हैं NVAFC। अब NVAFC क्या होता है, जिसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो NVAFC निकालने का फॉर्मूला होगा NVAMP माइनस
NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहां पर अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ क्योंकि नेशनल इनकम नहीं आया। पांचवें स्टेप पर हम निकालेंगे नेशनल इनकम, जिसको NNPFC कहते हैं। तो NNPFC निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? डोमेस्टिक इनकम, यानी कि NVAFC। इसमें क्या ऐड करेंगे? NFIA। तो अगर टोटल 5 स्टेप हम करें, क्योंकि NNPFC क्या होता है, इसे बोलते हैं नेशनल इनकम, यही है नेशनल इनकम। तो अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो आपको ये 5 स्टेप करने होंगे। अपनी कॉपी में 5 स्टेप शर्मा जी लिखिए। डन हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा उसमें तो सिंपल सा मतलब है कि भाई आप ये सिंपल सिंपल फॉर्मूले हो गए, ठीक है। मगर सवाल ये है कि इतना सब कुछ लिखने से क्या नेशनल इनकम आ जाएगा? आंसर इज नो। इतना सब कुछ लिखने से नेशनल इनकम नहीं आएगा। अब हमें कुछ और भी करना होगा। एक सेकेंड, इतना लिख दिया, मिटाते मिटाते जो है शाम हो जाएगी। ठीक है, चलो रुको, इसको मिटाते नहीं। एक सेकेंड, चलो। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट का मतलब हुआ कि यहां तक तो हमने बेसिक पढ़ लिया, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। अब कई बार क्या होगा, जैसे मान लो ऐसा नहीं होगा कि न्यूमेरिकल में तुम्हें सारी चीजें क्लियरली मेंशन होंगी कि सर सेल्स दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया हुआ है, सर करना ही क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल ही जाएगा, ऐड ही तो करना है। मगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जहां तुमने फॉर्मूले लिखे हैं वहां पर लिखना एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये तुम्हें
न्यूमेरिकल करने में मदद करेगी। कैसे करेगी? जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया हुआ है तो हम सेल्स कैसे निकालेंगे? प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, या कई बार आउटपुट सोल्ड भी लिखा होता है। अगर आप प्राइस पर यूनिट को क्वांटिटी या आउटपुट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दें तो सेल्स आ जाता है। या फिर सेल्स निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं और वो है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तो एक फॉर्मूला ये है जो हम सेल्स निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। पॉइंट नंबर बी, अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक नहीं दिया तो हम कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दें तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। ठीक है। फिर तीसरी चीज जो हमने लिखा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ज्यादातर ये न्यूमेरिकल में होता नहीं है, मगर अगर नहीं है तो उसका दूसरा नाम हम चेक कर लेंगे, इसको बोलेंगे ओन अकाउंट प्रोडक्शन। ठीक है। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का एक और नाम क्या होता है? ओन अकाउंट प्रोडक्शन। ठीक है। चौथा पॉइंट, क्वेश्चन में अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मगर कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दोनों दिया होगा, मगर हमें अगर दोनों दिया है ना तो हमें क्या लेना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तभी लेंगे जब क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है, और अगर दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कई बार इंटरमीडिएट कॉस्ट भी कहते हैं। इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो ये कुछ नाम हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपी में लिखिए। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट, मान लो क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं दिया, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे कि हमें ढूंढना होगा कि क्या क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट तो नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट लिखा है तो इसमें हम इंपोर्ट्स को ऐड करेंगे। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डोमेस्टिक मार्केट में क्या ऐड करेंगे? इंपोर्ट्स। ठीक है। अब
बेसिक फॉर्मूले क्या है? अगर क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया तो फॉर्मूला क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जितने मैंने तुम्हें अलग अलग फॉर्मूले लिखाए थे अब वो एक साथ यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो एनआईटी का फॉर्मूला हो गया ना। एनआईटी क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यही वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो तुम्हें यूज करनी है। अगर मान लो कभी क्वेश्चन में लिखा है नेट एडिशन इन स्टॉक, तो वो भी चेंज इन स्टॉक होता है, सेल्स में प्लस कर देना, नेट एडिशन इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक, ये भी सेल्स में प्लस कर देना, मगर डिक्रीज इन स्टॉक लिखा हो तो सेल्स में माइनस कर देना। नेट एडिशन इन स्टॉक प्लस, इंक्रीज इन स्टॉक प्लस, मगर डिक्रीज इन स्टॉक माइनस। तो ये सारी चीजें याद कैसे होंगी? जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ही हमें चीजें याद हो सकती हैं, नहीं तो नहीं होंगी। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड में फर्क क्या होता है वो हमें समझना होगा। ठीक है, मगर ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये सारी चीजें याद कर लो तो सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, तुम कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी कर सकती हो, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस भी इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं मैं? ठीक है, चलो अब सबसे पहले पढ़ो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है। कॉपी में वैल्यू ऑफ आउटपुट की डेफिनेशन लिखो। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला जनरली सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ही होता है, मगर इसमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी ऐड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सिंपल है कि अगर हम एक साल की बात कर रहे हैं तो एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, अगर हम उनको मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट कर लें तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा। मगर आगे बढ़ते हैं, सवाल है वैल्यू एडेड क्या होता है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है ये हमें समझना होगा। जैसे अगर मान लो, शर्मा जी सब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम वैल्यू एडेड टर्म की बात करें तो उसका एक्चुअली मतलब क्या है? वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं तो आपको वैल्यू एडेड पता लग जाएगा। ठीक है, लेट सपोज अगर मान लो एक फार्मर है और उसने वीट उगाया, ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। एक फार्मर है और उसने वीट उगाया, वीट की वैल्यू 20 रुपए है। ठीक, अब इस फार्मर ने इस वीट को दूसरे व्यक्ति को सेल कर दिया
ठीक है, अब इसने क्या किया, इस वीट की मदद से आटा बनाया, यानी कि मान लो ये आईटीसी कंपनी है और आशीर्वाद आटा बनाती है, तो अगर इसने आटा बनाया और आटे को 30 रुपए का बेच दिया दूसरे आदमी को, ठीक है, अब ये जो आदमी है इसने क्या किया कि आटे को खरीदा 30 रुपए में और ब्रेड बना दी, और ये ब्रेड 40 रुपए में किसको बेच दी, कस्टमर को, और कस्टमर ने ये ब्रेड कितने में खरीद ली, 40 रुपए में, ठीक है। अब यहां पर ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें जो कंट्रीब्यूशन फार्मर का है, ये फार्मर है। अगर हम ये देखें तो फार्मर ने कितना वैल्यू ऐड किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि फार्मर का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 20। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ है नहीं तो क्या लगाएंगे, 0। तो फार्मर का जो वैल्यू ऐड है वो कितना है, 20। आगे बढ़ते हैं। अब ये आटा वाला, मान लो ये क्या नाम है उस कंपनी का, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद। अब आशीर्वाद ने आटा बनाया, आशीर्वाद का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, 30, मगर जो आटा लिया वो किससे लिया, फार्मर से। इसका मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 20। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, एक तरीके से रॉ मटेरियल, परचेज और रॉ मटेरियल बोलते हैं ना। तो आटा तो 30 रुपए का बना, उसमें रॉ मटेरियल कितने का लगा, 20 रुपए का। तो जब 20 रुपए का सामान लेकर उसे 30 में बेच दिया तो वैल्यू एड कितना हुआ, 10 रुपए। तो यहां पे प्लस कर दो, उसका आगे बढ़ते हैं। अब 30 रुपए का सामान खरीद के 40 रुपए की ब्रेड बना दी ब्रिटानिया ने। अब जब ब्रिटानिया ने 40 रुपए की ब्रेड बना दी तो भैया आटा कितने का लिया था, 30 रुपए का, तो इसने वैल्यू एड कितना किया, 10 रुपए। तो एक्चुअली एक साल में कितने रुपए का वैल्यू एड हुआ है शर्मा जी, 40 रुपए। इसमें 20 रुपए फार्मर ने किया है, 20 रुपए आशीर्वाद ने किया है, और 10 रुपए आशीर्वाद ने किया है और 10 रुपए ब्रिटानिया ने किया है। तो एक्चुअली वैल्यू एड कितना हुआ है, 40 रुपए। फार्मर का आंसर वैल्यू एड 20 है, आशीर्वाद आटे का आंसर वैल्यू एड 10 है, और ब्रेड का 10 है। इसका मतलब अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा पैसा क्या फार्मर कमाता है, नहीं, सबसे ज्यादा पैसा ब्रेड वाला कमाएगा। क्यों, क्योंकि उसने 30 रुपए का खरीद के 40 रुपए का में बेचा है। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन उसका कितना है, 10 रुपए उसने वैल्यू ऐड किया है, 10 रुपए आटे वाले ने वैल्यू ऐड किया है, और 20 रुपए फार्मर ने वैल्यू ऐड किया है। तो इसका मतलब अपने अपने लेवल पे हर आदमी वैल्यू ऐड कर रहा है। मगर एक बात यहां समझने की है कि सर अगर 1 किलो गेहूं खरीदेंगे तो कम से कम 1 या 2 किलो आटा निकलेगा। अब अगर 1 किलो आटा निकलेगा तो आटे की कीमत 1 किलो गेहूं के कंपैरिजन में ज्यादा ही होगी शर्मा जी। 1 किलो गेहूं 8 रुपए या 10 रुपए का होगा, पर इससे हमारी कंट्री में कितना भी खराब आटा ले लो, कितनी भी खराब क्वालिटी का, वो 30 रुपए से किलो तो कम नहीं मिलता है, या 20 रुपए किलो से कम तो नहीं मिलता है। इसका मतलब 10 रुपए के सामान को खरीद कर आपने आटा बनाकर बेच दिया, इसका मतलब 10 रुपए आपने ज्यादा कमा लिए, है ना। अब तुम सोचो 1 किलो आटा खरीदा ब्रिटानिया ने, वो 1 किलो आटे से कितनी ब्रेड बनाएगी मैम, और उस ब्रेड को बना बना के आगे बेचेगी। मतलब सामान खरीदा 20 रुपए का और बेच दिया 40 रुपए में, 50 रुपए में। इसका मतलब वो आदमी हमेशा अपनी लाइफ में ज्यादा पैसा कमाता है जो वैल्यू ऐड करना समझ जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी भी व्यक्ति से अगर लकड़ी खरीदेंगी तो आप उसे 500 रुपए भी ना दें, मगर हो सकता है कि उस लकड़ी का इस्तेमाल कर अगर वो चेयर बना दे तो आप चेयर के 2000 रुपए दे देंगी। तो मतलब जो सामान 500 रुपए में कोई खरीदने को तैयार नहीं है, विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी हमने उसको कन्वर्ट कर दिया चेयर में। और जब हमने चेयर में कन्वर्ट करा तो सामने वाले ने 2000 रुपए में चेयर खरीद ली, यानी कि रॉ मटेरियल था 500 रुपए का और वैल्यू एड कितना करा हमने, 1500 रुपए का, यानी कमाई 3 गुना हो गई मैम। इसीलिए ब्रेड वाले से सैंडविच वाला ज्यादा कमाता है।
समझ में आया? और आटे वाले से ब्रेड वाला ज्यादा कमाता है, और गेहूं वाले से आटे वाला ज्यादा कमाता है। सिंपल फंडा है मैम। अगर वैल्यू ऐड करना सीख गए तो आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वैल्यू एडेड का डेफिनेशन क्या है। वैल्यू एडेड की डेफिनेशन पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का मतलब हो गया कि जितने भी फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और ऐसे काम जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आते हैं, उनसे करके उन्होंने वैल्यू बढ़ा दी, तो वैल्यू ऐड हो गया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इन सब में फैक्टर और नॉन फैक्टर दोनों आते हैं। फैक्टर लिखा होगा तो क्या बोलेंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये फैक्टर हो गए। नॉन फैक्टर में क्या आएगा? रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल। तो अपनी कॉपी में ये नॉन फैक्टर का डेफिनेशन लिख लो। फैक्टर का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ही है, मगर नॉन फैक्टर का मतलब है रॉ मटेरियल, ये सब भी तो चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, पावर भी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझते हैं। जैसे 100 केजी वीट प्रोड्यूस किया, 80 केजी बिक गया, तो मैम कितना बचा? 20 केजी। सिंपल, 100 किलो बनाया, 80 किलो बेचा, कितना बचा? 20 किलो। जो 20 किलो है वो स्टॉक एट द एंड है, चेंज इन स्टॉक है। अगले साल क्या करेंगे? हमारे पास सेल करने के लिए, क्योंकि हमने 100 केजी फिर से प्रोड्यूस कर लिया, 20 किलो पीछे से आ गया, तो कितना हो गया? 120 किलो। अब सेल्स हम कितना कर सकते हैं? 120 किलो। स्टॉक एंड द एंड कितना बेच रहा है? 20 केजी। इसका मतलब ये हो गया कि 20 किलो बच तो गया, मगर हमने इस साल जितना प्रोड्यूस किया उतना सारा सेल आउट कर दिया। इसका मतलब ये समझ में नहीं आया। जैसे मान लो अगर हम ये कहें 20 किलो जो है वो बच गया ना साल के अंत में, तो क्या हम उसको फेंक देंगे? नहीं, अगले साल यूज कर लेंगे, अगले साल बेच देंगे। जब 20 किलो यहां बचा तो हमने इस साल कितना प्रोड्यूस किया? 100 केजी, मगर सेल के लिए कितना अवेलेबल है? 120। यही है ना? अब 120 है, मगर स्टॉक एट द एंड कितना बच रहा है? 20 केजी। इसका मतलब हमने पीछे वाला स्टॉक जो इस बार क्लियर कर दिया, मगर इस साल का स्टॉक हमारे पास कितना बच गया? 20 किलो। सिंपल, ठीक है। मगर ऐसा पॉसिबल है कि जितना हम प्रोड्यूस करें उससे ज्यादा सेल कर दें, मगर पॉसिबल कब होगा? जब पिछले साल का स्टॉक हमारे पास बचा होगा, तभी तो कर सकते हैं। कि सर प्रोड्यूस 100 किलो किया है, 120 कैसे सेल हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि उस केस में भैया हमने वो सामान बेच दिया ज्यादा, क्योंकि पिछले साल बच गया था। मगर यहां पर एक चीज और समझने की है। यहां पर आप देखो सेल में हमने चेंज इन स्टॉक को माइनस किया है। माइनस किया का मतलब ये हो गया कि इस बार हमने सेल 120 केजी करा है, ठीक है। इसका मतलब 100 केजी पिछले साल का और 100 केजी इस साल का और 20 केजी पिछले साल का, तो पूरा सेल कितना किया? 120 केजी। यानी इस साल हमारे पास कुछ नहीं बचा। अगर क्वेश्चन में प्लस का साइन लगा है इसका मतलब सामान बचा है, माइनस का साइन लगा इसका मतलब प्रीवियस वाला भी बिक गया है। समझ में आया क्या हुआ? क्लियर है? यानी कि आज खोई खोई लग रही हो, तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, ठीक है। बर्थडे बैश अभी अभी हुआ है, समझ सकता हूं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सेल 80 केजी हुआ, 20 किलो बच गया। अब जब 20 किलो बच गया, नया साल आया, हमने 20 किलो हमारे पास था, हमने 100 किलो प्रोड्यूस किया, तो कितना हो गया हमारे पास? 120। मगर यहां पे सेल कितना लिखा है? 120। इसका मतलब जितना था सब बिक गया, तो चेंज स्टॉक में क्या आ जाएगा? जीरो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा।
यानी कि हमने पिछले साल का भी सामान बेच दिया, पॉइंट ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू एडेड मेथड। जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था वो यही है, यही वो एग्जांपल है। फार्मर ने 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 था, 20 वैल्यू एड उसका माना जाएगा। मिलर ने 30 रुपए का आटा बनाया, 20 रुपए इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, 10 रुपए उसका वैल्यू एड माना जाएगा। और ब्रिटानिया ने 40 रुपए का वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाया, 30 रुपए का रॉ मटेरियल था, 10 रुपए उसका माना जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आंसर आप देखें तो हर बार जो वैल्यू ऐड हो रहा है ना शर्मा जी, वही वैल्यू लेनी है। तो 20 + 10 + 10 आंसर होगा। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि सर हमने ना डिफरेंस नहीं लिया, हमने एक्चुअल वैल्यू ऐड कर दी। गलती क्या होती है, जैसे 20 + 30 + 40। अगर आप 20 + 30 + 40 करेंगे ना तो फाइनल आंसर 90 आएगा, जो कि गलत है। और इसी कॉन्सेप्ट को कि आपने 20 + 30 + 40 करके एक वैल्यू को 2 3 बार ऐड कर दिया, इसी कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब, यानी कि अगर आपने 20 + 30 + 40 किया है, इसका मतलब आपने 20 को 3 बार ऐड कर दिया है। तो प्रॉब्लम डबल काउंटिंग क्या कहती है कि भैया जो स्टेप पर वैल्यू ऐड हो रहा है वो डिफरेंस ही लो, वैल्यू ऐड निकालो। और वैल्यू एडेड जब आप निकालोगी तो आप क्या करोगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करोगी। तो 20 + 10 + 10 सही आंसर है मैम। 20 + 30 + 40 ये प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग। तो यही तो अगला पॉइंट है, कॉपी में लिखो, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता क्या है, रिपीटेड इंक्लूजन। रिपीटेड इंक्लूजन का मतलब होता है कि एक ही वैल्यू को आप बार 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 ऐड किए जा रहे हो, उसे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। तो ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखिए और रिपीटेड इंक्लूजन को अंडरलाइन कर लीजिए। रिपीटेड इंक्लूजन को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम से कैसे बचे, क्वेश्चन लिखो कॉपी में, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ठीक है, आप ये डबल काउंटिंग अवॉइड कैसे करेंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, हर स्टेज पे हमें क्या करना है, वैल्यू एडेड की वैल्यू लेनी है। वैल्यू एडेड मतलब 20 + 10 + 10 ये करना है हमें। हमें 20 + 30 + 40 नहीं करना। या तो ये कर सकते हैं हम, दूसरा पता क्या कर सकते हैं, सिंपल देखो कस्टमर ने ब्रेड कितने में खरीदी, आंसर था 40 रुपए। अगर कस्टमर ने ब्रेड 40 रुपए में खरीदी है तो सिंपल उस वैल्यू को कंसिडर कर लीजिए, आप कभी भी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में नहीं जाएंगे। मगर इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं फाइनल आउटपुट मेथड। यानी कि अगर आप कस्टमर की वैल्यू को कंसिडर करना चाहते हैं कि एग्जांपल में 40 रुपए की ब्रेड ली है, तो उस मेथड को क्या बोलेंगे, फाइनल आउटपुट मेथड। इसको पढ़ो बहुत ध्यान से। और दूसरा तरीका है 20 + 10 + 10 + 10, इसको वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी अप्रोच इस्तेमाल करेंगी तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नहीं होगी। दोनों पढ़िए, बताइए कौन सी लाइन समझ में नहीं आई।
पक्का दुनिया में दो लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक डॉक्टर से और एक टीचर से, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकती हैं। टॉपिक का नाम है स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अब स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, ये हेडिंग अपनी कॉपी में लिखिए। अब ये जो स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड है, इसको मैं क्यों कह रहा हूं? जिस बच्चे को वैल्यू एडेड मेथड के फॉर्मूले याद हैं, जिस बच्चे को वैल्यू एडेड मेथड के पांचों स्टेप याद हैं जो मैंने अभी आपको लिखा है कि नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, अगर आप उसको वर्ड्स में लिख दें तो वो स्टेप बन जाते हैं। और ये पेपर में पूछा जाता है क्या वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स लिखिए। वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स वो बच्चा आसानी से लिख सकता है जिसको फॉर्मूला पता है। जैसे अगर आप इसका पहला स्टेप पढ़ें, पहले स्टेप में लिखा है कि हम 3 सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी इकोनॉमी में जनरली अगर आप देखें तो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, हम प्राइमरी की डेफिनेशन ये लिखते हैं, पढ़िए। सेकेंडरी की डेफिनेशन ये लिखते हैं और टर्शरी की डेफिनेशन ये लिखते हैं। सिर्फ पढ़िए। ठीक है, क्लियर? पहली प्राइमरी है, दूसरी सेकेंडरी है, तीसरी टर्शरी है। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों डेफिनेशन को याद कर लें अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर सेकंड स्टेप अगर आप देखिए तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम निकालने की बात कर रहे हैं। एनवीएफसी डोमेस्टिक इनकम होता है। इसका मतलब अगर हम इन लाइंस को ध्यान से पढ़ें तो ये लाइन हमें यही सिखाती है कि यार फॉर्मूले को वर्ड्स में तो लिखा है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा इसका तीसरा स्टेप और ये रहा चौथा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास एक क्वेश्चन है सीबीएसई का, एक्चुअल क्वेश्चन, जिसमें सीबीएसई ने आंसर लिख के भेजा है इसका कि बच्चा अगर वैल्यू एडेड मेथड्स का स्टेप्स लिख रहा है, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसको कैसे लिखना चाहिए ये जरूर मैं बताऊंगा। ठीक है, बट आप इस चैप्टर का, इस टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखिए, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस क्या हैं? इसका मतलब होता है कि जब आप वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस में जो 5 पॉइंट्स आएंगे वो हम कब यूज करेंगे? जब मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, तो तुम्हें प्रिकॉशन देख के आंसर करना होगा कि सर प्रिकॉशन क्या कहती है, इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर? तो प्रिकॉशन का मतलब ये है। अब ये रहा पहली प्रिकॉशन, कॉपी में लिखो। ये रही पहली प्रिकॉशन। ये रही दूसरी प्रिकॉशन। ये रही तीसरी प्रिकॉशन। ये रही चौथी प्रिकॉशन। और ये पांचवी।
डन, लिखा। चलो, अब एक एक करके हम ये सभी प्रिकॉशंस को डिस्कस करते हैं। तो मुझे बताओ, पहली प्रिकॉशन तुमने क्या लिखी है? सर, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। जी। अब मुझे बताइए, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई गुड इंटरमीडिएट है? सर, वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होगा। वाह, ऑसम, ग्रेट। हम नहीं सर, इंटरमीडिएट गुड वो होते हैं जो फाइनल गुड्स को बनाने में लगते हैं, यूज्ड अप बट इन द नॉट प्रोडक्शन आर प्रोसेस used up in the process. Yes. एंड इंटेंशन फॉर रीसेल इन अ सेम अकाउंटिंग ईयर, ये कौन बोलेगा? Yes. है ना? Yes. तो ऐसे गुड्स जिनको हम इंटरमीडिएट कह देते हैं, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। ये पहली प्रिकॉशन है। दूसरी प्रिकॉशन क्या लिखी है? Sir, sale and purchase of second-hand goods is not included. सिंपल। अगर मान लीजिए आपने कोई अपने लिए नया मोबाइल खरीदा, आप अगले दिन उसको बेचती हैं, तो वो कौन सा गुड होगा? सेकंड हैंड गुड। Second. सेकंड हैंड गुड को खरीदना और बेचना नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। तीसरी प्रिकॉशन? Domestic services are not included. सिंपल। अगर आलू के पराठे आप अपनी मम्मी के हाथ की खाती हैं, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि मम्मी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं। कपड़े धो रही हैं, सफाई कर रही हैं, पापा झाड़ू पोछा कर रहे हैं, ये सब क्या है? डोमेस्टिक सर्विसेज हैं, और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। मगर अगर वो आलू का पराठा आपकी मेड आपको बनाकर खिला रही है, तो मैम वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो आपसे महीने के अंत में पैसा चार्ज करेगी। वो प्रोडक्टिव सर्विसेज हैं। अगला पॉइंट। Production for self-consumption will be included. बिल्कुल सही। मान लो अगर कोई फार्मर है, वो अपने लिए 100 kg वीट उगाता है, 80 kg उसने मार्केट में बेच दिया, 20 kg जो अपने पास रखा, वो क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। Sell. और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। मगर यहां पर एक, कैसे? हाँ बोलो बोलो। और सर कैसे होगा? जो सेल्फ कंजम्पशन है ना, उसमें वो मतलब कुछ कमा तो नहीं रहा है, कोई प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर रहा है, तो अगर कैसे? मान लो, अगर वो 20 किलो गेहूं अपने पास ना रखता, तो 20 किलो गेहूं से खरीदने पड़ते। तो एक तरीके से उसने पैसे बचा ही लिए मैम। ठीक है। और कोई भी किसान जो अपने लिए गेहूं उगा रहा है, सोसाइटी के लिए गेहूं उगा रहा है, वो पहले तो अपने लिए उगाएगा ना शर्मा जी, बाद में हम आप जैसे लोगों के लिए। पहले वो अपना पेट भरेगा कि हमारा भरेगा? अपना भरेगा ना। तो 20 kg अपने पास रखा, 80 kg मार्केट में सेल कर दिया। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। मान लो अगर किसान टमाटर उगाता है, 80 kg बेच दिया, 20 kg अपने पास रख लिया, वो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है। ठीक है। मगर अगर नवनीत सर टमाटर उगाते हैं अपने घर के पीछे, तो क्या वो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन होगा? हाँ, होगा। होगा। और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? यस सर। होगा। इसका मतलब नवनीत सर और उस फार्मर में कोई फर्क नहीं है। नहीं सर है। नहीं मैम, नहीं। आपको यहाँ देखना है कि सामने वाला बंदा प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है या नहीं। मैम, मेरा काम इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, टमाटर उगाना नहीं। तो मैं फार्मर तो नहीं हूं। तो अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर होके टमाटर उगा रहा है ना मैम, तो उसे किचन गार्डनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन गार्डनिंग। और उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए तुम्हारे जो भोले भाले जैसे बच्चे होते हैं ना तुम्हारे जैसे, वो सब अटक जाते हैं इसमें। हाँ हाँ सर, टमाटर इंक्लूड होंगे सर। आप उगाओ, क्या फर्क पड़ता है? इतना पढ़ाई लिखाई के बाद भी आप टमाटर ही उगा रहे हो, इससे बेस्ट और क्या काम हो सकता है? इकोनॉमिक्स छोड़ो, टमाटर ही उगाओ सर आप। तो द पॉइंट इज, भैया यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला है कौन। अगर फार्मर है, प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, कंपनी का मालिक है, तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है। मगर पता लगा एक डॉक्टर है, वो कह रहा है सर मैं अपने लिए अपनी छत पे सब्जियां उगाता हूं, अब हम उसे फार्मर मान लेंगे? तो वो क्या होगा? किचन गार्डनिंग नॉट इंक्लूड नेशनल इनकम, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आदमी स्वास्थ्य के लिए कर रहा है और उसका इकोनॉमिक पर्पज नहीं है। मैं तुम्हें आके वहां पे साउथ दिल्ली में टमाटर नहीं दूंगा आके मैं बेचूंगा नहीं टमाटर। ठीक है शर्मा जी, 20 रुपए किलो खरीद लो ना आप, मैंने अपने घर के पीछे उगाए हैं। ठीक है, तो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगला पॉइंट क्या है? Imputed value of owner occupied houses should be included. ठीक है, ये अगर इम्पोर्टेंट, अगर ये तुम्हें समझ में आ जाए एक बार में तो बड़ी बात है। ठीक है। जैसे मान लो, अगर मान लो तुम अपने घर में रहती हो और ये तुम्हारा खुद का अपना घर है,
क्या तुम इसमें रेंट देती हो? नो। ना, नहीं ना। मगर अगर इस घर को तुम मुझे किराए पे दे दो तो मैं तुम्हें रेंट दूंगा, यस सर। ऑब्वियसली। इसका मतलब एक तरीके से, क्योंकि तुम अपने घर में रह रही हो, तो तुम वो रेंट सैक्रिफाइस कर रही हो जो मैं तुम्हें देता। तो जो रेंट तुम सैक्रिफाइस कर रही हो, इसका मतलब उस रेंट को क्या बोलेंगे? उस रेंट को बोलेंगे इम्प्यूटेड रेंट। अगर मैं तुम्हें जो रेंट दे रहा हूं वो तो रेंट है, वो तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता ही होता है। मगर जब तुम रेंट की जगह एग्जामिनर को इम्प्यूटेड रेंट लिखोगी, तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि जो ओनर है ना, वो अपनी एसेट्स, ड्वेलिंग्स का मतलब भी एसेट ही होता है, तो अपनी एसेट का इस्तेमाल क्योंकि वो खुद कर रहा है, इसीलिए वो रेंट को सैक्रिफाइस कर रहा है। क्योंकि घर ओके। सर्विस देता है। घर क्या देता है? सर्विस देता है। अगर आप मुझे भाड़े पे घर देंगी, तो क्या जब मैं घर खाली करूंगा तो उसकी दीवारें साथ में ले जाऊंगा? नहीं। तो मैं किस बात के पैसे दे रहा हूं? पेंट के, छत के, टाइल के, या जो पत्थर लगा है उसके? भाई मैं रेंट किस बात का दे रहा हूं? जब 5 साल बाद भी घर आप ही का रहेगा, तो मुझसे किस बात का रेंट ले रहे हैं आप? जवाब है सर्विस। क्योंकि घर क्या देता है? सर्विस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस ठीक है, सर। ओके। तो इतना मरा हुआ जी सर। ठीक है। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि अगर तुमने भाड़े पे, किराए पे दिया, तो तुम्हें क्या मिलेगा? रेंट। मगर अपना घर खुद अब तुमने इस्तेमाल किया, तो क्या बोलोगी तुम? इम्प्यूटेड रेंट। तो यहां पर इम्प्यूटेड। कहते हैं कि इम्प्यूटेड रेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए। आप ये लिखा है ना, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। तो वैल्यू क्या है? रेंट है मैम। तो वो, तो हाँ, सर होना चाहिए या होता है? होना चाहिए, ऐसा बोलते होता। हैं। मगर अगर आए ना पेपर में तो इंक्लूड कर देना। ओके। ठीक है, क्लियर हुआ? अब सारी प्रिकॉशंस को दोबारा पढ़ो। बताओ कौन सी मैं दोबारा रिपीट करूं? कोई से भी नहीं। कोई आ सी गया भी? सर समझ। चलो, अभी अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं।